Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss July 2018 previous year's questions, part 17. In the previous sessions, we have completed 80 questions. So today I'm going to start from the question number 81, which is very important. It belongs to the statistics part. A test having 20 items has a reliability coefficient of 0.60. आपको reliability coefficient कितना दिया है? 0.60. And if 80 more similar items are added, items हो गए हमारे के, old items आपके हो गए 20 और new items आपके हो गए, इनको ऐड करके हम निकाल लेंगे. The new reliability क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? न्यू reliability coefficient पूछा हमसे. तो इसको कैसे करेंगे? इसमें हम स्पेयरमैन ब्राउन फॉर्मूला लगाएंगे. k r11 divided by 1 plus k minus 1 r11. तो हमारा के फैक्टर कितना है? टोटल अपॉन ओल्ड आइटम्स करके हम निकालेंगे. टोटल हमारे पास कितने थे? 180 प्लस 20 हमारे कितने हो गए? 100. और निकालेंगे कैसे हम? जो हमने टोटल अपॉन टोटल कितने हमारे 100, ओल्ड आइटम्स कितने थे हमारे? 20, 25 या 10, तो के कितना आ जाएगा हमारा? 5. ठीक है, कि आपका आ गया हमारा 5. अब हमारे रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट में 0.60 गिवन है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे आर के इसमें वैल्यू जो हम रखेंगे 5.0.60 आप लगाना है ना लगाना, इट्स ऑल अप टू यू, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.6. 60 कर लें एज यू विश. तो 500 5 6 जा 30, 2 के पॉइंट लगेगा तो आया हमारा 3. 1 प्लस 5 माइनस 1 4, क्योंकि मल्टीप्लाइड में है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.60. इसे यहीं सॉल्व कर लेते हैं. 3 अपॉन, क्योंकि पॉइंट के पास 0 0 है तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है. 400 4 6 24, 2 के बाद पॉइंट है तो 2.4. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 1 प्लस 2.4, टोटल मिला के हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 3.4. जब हम इसको आंसर निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे? हम ऐसा करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे नीचे से, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34 हो जाएगा. फिर 30 अपॉन 34 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये हमारा तकरीबन अगर बैठता है तो 0.88 बैठता है. इसी तरह से कर लेंगे इसको. 30 को 34 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 से करेंगे आएगा हमारे 272. फिर हमारा तकरीबन आता है 280, फिर हम 8 से करेंगे इसको 272 करके आपका इसी तरह से आंसर आ जाएगा 0.88. क्योंकि हमारा ऑप्शन में 0.88 ही गिवन है तो हम 0.88 करके बहुत इजीली अपना आंसर निकाल लेंगे. सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following term is closely related to the meaning of the term aptitude? तो आपको पता होना चाहिए कि एप्टीट्यूड क्या होता है. किसी भी काम को करने का जो एक टैलेंट है, दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड. चारों टर्मिनोलॉजी मैंने बहुत अच्छे से समझाई क्योंकि बहुत आसान सी चीज है, पता होना चाहिए. एप्टीट्यूड एक कंपोनेंट होता है, एक कॉम्पिटेंस होता है इंसान के अंदर किसी भी काम को करने का एक लेवल तक. ठीक है, आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड का हम टैलेंट बोलते हैं कि किसी भी काम को बहुत अच्छे से आपने परफॉर्म किया है. और जो एप्टीट्यूड होता है वो आपका इनबॉर्न पोटेंशियल होता है जो आपके अंदर होता है किसी भी काम को करने का, किसी भी काम को डेवलप करने का. हर इंसान के अपना अपना एप्टीट्यूड होता है, वो चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो. अब एबिलिटी क्या चीज होती है? एबिलिटी आपके अंदर क्या एबिलिटीज हैं, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं किसी भी काम को करने की, ये हमारी एबिलिटी कहलाती है. अचीवमेंट आपके अंदर कैसे चीजों को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं अपने एफर्ट्स को लगा के, अपनी हिम्मत के साथ. जैसे आप नेट निकालेंगे तो ये आपका अचीवमेंट होगा. कैपेबिलिटी, एक पावर डिफाइंड एज द पावर या फिर एबिलिटी, किसी भी काम को करने की एबिलिटी को हम कैपेबिलिटी बोलते हैं कि इंसान के अंदर कैपेबल है कि नहीं इस काम को करने के लिए. जैसे कि अगर एक प्रिंसिपल की बात आती है, अगर स्कूल में स्कूल प्रॉब्लम्स को प्रिंसिपल सॉर्ट आउट कर पा रहा है, दैट मींस ही हैज एन कैपेबिलिटी. फिर बात आती है हमारी पोटेंशियल की. पोटेंशियल और एप्टीट्यूड सेम चीज होती है क्योंकि किसी भी काम को करने के अंदर जो टैलेंट होता है, जो पोटेंशियल होता है, दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एप्टीट्यूड टर्म है वो मीनिंग जो होगा वो पोटेंशियल से रिलेट करता है आपका. तो इसलिए यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा. In the following list of statements, identify those which are related to interactive stage of teaching.
देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, इंटरेक्टिव स्टेज। इंटरेक्टिव स्टेज कौन सी होगी, जब टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही होगी क्लास में। प्री एक्टिव फेज नहीं पूछी, पोस्ट एक्टिव फेज नहीं पूछी। इंटरेक्टिव का मतलब क्या होगा, टीचर किस तरह से लेसन प्लान्स को डिलीवर कर रही है, क्या उसका तरीका इंस्ट्रक्शन का, कैसे वो बच्चों के साथ बच्चों को मॉनिटर कर रही है, कैसे वो बच्चों को चीजों को देख रही है कि बच्चे अपने काम को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें इंट्रैक्शन में आ जाएगी कि किस तरह से टीचर पढ़ा रही है, कैसे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे टीचर आंसर रिप्लाई कर रही है। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि लर्निंग आउटकम्स आपकी कब आएंगी, पोस्ट में, जब टीचर लेसन पढ़ा चुकी होती है उसके बाद वो लर्निंग आउटकम्स चेक करते हैं कि जो उसने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है। और प्री एक्टिव फेज कौन सी होती है, जब टीचर प्लान करती है, आज मैं क्लास में जाके ये लेसन पढ़ाऊंगी, इस लेसन में मुझे ये टॉपिक कवर करना है, दैट्स कॉल्ड प्री एक्टिव फेज। इंटरेक्टिव स्टेज, जब टीचर्स इंटरेक्ट करिए क्लास में, दैट मीन्स कि जिस टाइम वो डिलीवर करिए इन द प्रोसेस, जब वो प्रोसेस में है। तो अब देख लेते हैं हम स्टेटमेंट्स क्या हमारे। द टीचर डिसाइड्स व्हाट टू टीच, टीचर डिसाइड करिए कि मुझे आज क्या पढ़ाना है, दैट मीन्स प्री एक्टिव फेज। तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि हमें इंटरेक्टिव स्टेज बतानी है। द टीचर ऑर्गेनाइजेज लर्निंग टास्क एंड मॉनिटर्स देम, दैट मीन्स ये प्रोसेस की बात की जा रही है कि टीचर पहले ऑर्गेनाइज करिए लर्निंग टास्क बच्चों के लिए, फिर उनको मॉनिटर करिए, काम वो क्लास में करिए। तो ये हमारा पॉइंट है। टीचर टेक्स अ प्लान रिपीटिशन, पढ़ाते पढ़ाते उसने सोचा कि मैं अब इस पार्ट को रिपीट करके पढ़ाऊंगी बच्चों को, दैट मीन्स ये भी हमारा इंटरेक्टिव फेज में आता है। लर्निंग आउटकम्स आर डिटरमाइन, नहीं, ये हमारा पोस्ट एक्टिव में आता है। लर्निंग आउटकम्स आप कब देखोगे, जब आप बच्चों को पढ़ा चुके होंगे। द टीचर कीप स्टूडेंट्स मैक्सिमली ऑन टास्क एंड मिनिमली ऑफ टास्क, टीचर बच्चों को चेक कर रही है, देख रही है कि कौन सा बच्चा टास्क को पूरा कर पा रहा है, कौन सा बच्चा टास्क को पूरा नहीं कर पा रहा है। ये भी आपका इंटरेक्टिव फेज। तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, बी सी एंड डी आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। टीचर असेस कर रही है बच्चों को, असेस कब करते हैं, ड्यूरिंग द क्लासरूम तो करते हैं, बट चैप्टर पढ़ाने के बाद, दैट मीन्स पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा बी सी एंड डी, विच इज इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। आई विश कि आपको क्लियर हो गया हो। इन प्रोग्राम लर्निंग, who is said to be the proponent of adaptive programming, हमें बताना है इसके प्रोपोनेंट कौन थे एडेप्टिव प्रोग्रामिंग के। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग आपके एजुकेशन का इनोवेशन डिवाइस कहलाता है कि बच्चे को जो होता है, यहाँ जो लर्निंग मटेरियल मिलता है वो या तो टेक्स्ट बुक के बेसिस पे मिलता है, टीचिंग मशीन के बेसिस पे मिलता है, कंप्यूटर के बेसिस पे मिलता है। ये जो प्रोग्राम लर्निंग होगी, एक रिसर्च बेस्ड सिस्टम होता है जो कि हेल्प करता है लर्नर्स को कि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पाए। ये जो मेथड होता है, जो रिसर्च हुई है, उसको ऊपर गाइड करता है कि किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेटर्स कैसी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। जो लर्निंग मटेरियल होता है वो आपका टेक्स्ट बुक की उसमें होता है, फॉर्म में, टीचिंग मशीन की फॉर्म में होता है। सबसे अप्रोप्रिएट एग्जांपल होता है हमारा प्रोग्राम लर्निंग का, जो लेटेस्ट कंसेप्ट है हमारे इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का, दैट मीन्स कि आप किसके थ्रू इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हैं, आप प्रोग्राम लर्निंग का यूज कर रहे हैं। इसको हम एजुकेशनल इनोवेशन भी बोलते हैं और इंस्ट्रक्शनल डिवाइस भी बोलते हैं। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं होती लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, लेकिन एक सक्सेसफुल मैकेनिज्म भी है कि फीडबैक डिवाइस भी इसमें होता है, जिसमें आप टीचर का मॉडिफिकेशन, उसका बिहेवियर भी चेक कर सकते हैं। टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है, बच्चे किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो यहाँ आप मॉडिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ एक इफेक्टिव लर्निंग की ही टेक्निक नहीं है, लेकिन एक मैकेनिज्म है जिसमें आपको कहीं ना कहीं आपको एक फीडबैक भी मिल जाता है कि कैसे टीचर का बिहेवियर, कैसे वो मॉडिफाई कर पा रहा है, मॉडिफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जो नॉर्मन क्राउडर थे वो एडेप्टिव प्रोग्रामिंग के प्रोपोनेंट कहलाते हैं हमारे। तो क्राउडर थे वो हमारे एडेप्टिव प्रोग्रामिंग के प्रोपोनेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कि डिवाइसेस कौन कौन से यूज किए जाते हैं और कौन कौन से स्टेज होती है प्रोग्राम डेवलपमेंट का। तो आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कौन सी प्राइमिंग होती है, कौन सी प्रॉम्प्टिंग होती है, कैसे टेस्टिंग होती है। देखो, जो हमारे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एक लर्निंग आउटकम चेक करने के लिए होते हैं, कि मेजरेबल टर्म्स में हम इसको यूज करते हैं। बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, बिहेवियर को चेक करने के लिए जो डायरेक्शन देता है, लर्नर ने कितना लर्न किया, क्या उसके एक्सपीरियंस रहा, उस बेसिस पे आप उसको इवेलुएट कर सकते हैं। इसीलिए बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को क्या कहलाते हैं, ये बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम, इसको हम बिल्कुल बिगिनिंग का पार्ट बोलते हैं। प्राइमिंग का मतलब होता है जब आप अपनी क्लास में कोई भी नई चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप अपने लेसन को पढ़ाने से पहले कोई एक्टिविटी करा के देख रहे हो, ताकि बच्चे को प्रिपेयर कर सके, एक चैप्टर को पढ़ाने से पहले बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर आता है हमारा प्रॉम्प्टिंग।
प्रॉम्प्टिंग एक टूल होता है जो कि यूज किया जाता है उन बच्चों को हेल्प करने के लिए जिनके साथ थोड़ी बहुत स्पेशल नीड्स है. It is used in applied behavior analysis, but it can benefit students in the classroom and also by the shaping their behavior. एक तो ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को क्लासरूम में, दूसरा इसमें बिहेवियर को शेप देने में भी काम करता है. प्रॉम्प्टिंग क्या करता है, इंक्लूड्स करता है वर्ड्स को. आप कौन कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जेस्चर्स आप कैसे यूज कर रहे हैं एज अ टीचर. जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया तो आप उसको एकदम थंब करके दिखाएंगे ना, बिल्कुल ओ वाओ दैट्स ग्रेट. मतलब कौन कौन से जेस्चर्स आप यूज कर रहे हैं, कौन कौन से वर्ड्स का आप यूज कर रहे हैं, एक्सीलेंट, कीप डूइंग, वेरी नाइस. तो ये सब हमारा प्रॉम्प्टिंग हो जाता है. इट अलाउज स्टूडेंट्स टू लर्न व्हाइल मेकिंग मिनिमल मिस्टेक्स. अगर बच्चा थोड़ी बहुत चीजें गलत कर रहा है बताने में, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, फिर आप उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्टिंग. फिर आता है हमारा टेस्टिंग. जब हम प्रॉम्प्टिंग कर लेते हैं, जब लर्नर अचीव कर लेता है अपनी मास्टरी, दैट मीन्स कि उसे पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है, आपने उसको करेक्ट कर दिया जहां वो गलत था, तो बच्चों को पता चल गया कि क्या चीज सही है, तो यहाँ आप टेस्टिंग करोगे. दैट मीन्स यू हैव टू इवैल्यूएट योर लर्नर्स. टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग अ सिस्टम or its components with the intent to find whether it's satisfied. आपका जो स्टूडेंट है, आपका जो लर्नर है, उसे वो चीजें समझ में आई, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग वो चीजें उसने ग्रेस्प की कि नहीं की. हम सिंपल वर्ड्स में ये बात कह सकते हैं. टेस्टिंग क्या होता है कि आप ये चीजें देख सकते हो कि आपके जो स्टूडेंट्स है, जहां वो गलती कर रहे थे उन्होंने उससे कुछ सीखा, जो उनके गैप्स थे लर्निंग में वो फुलफिल हुए कि नहीं, जो उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी वो उनको मिली कि नहीं. टेस्टिंग दैट मीन्स इवैल्यूएशन, कि आप बच्चों का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, राइट. और अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसका आंसर देना, क्योंकि जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रायर टू डेवलपमेंट, प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम को डेवलप करने से पहले का पार्ट हो गया. प्राइमिंग, एक्टिविटी कराने से पहले, दैट मीन्स इंट्रोडक्टरी फ्रेम्स आपके. प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्टिंग जब आप बच्चे के बिहेवियर को शेप दे रहे हैं. टेस्टिंग, इट्स योर फाइनल. ड्यूरिंग विड्रॉल ऑफ प्रॉम्प्ट, आफ्टर प्रॉम्प्ट हम टेस्टिंग करते हैं. सो ये था मेरा आज का लेसन एंड आई विश के लेसन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो. और हमारे 2018 जुलाई के क्वेश्चन सब पूरे होने वाले हैं, तो मैं इसके बाद नेक्स्ट आपका दिसंबर 2018 तो कराऊंगी ही, बट मैं मोस्ट प्रोबेबली 2020-21 के क्वेश्चंस भी आपको स्टार्ट करा दूंगी. दैट्स व्हाई, ताकि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस के थ्रू अच्छा सा रिवीजन हो जाए. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन. स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग.